हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 28 ऑफ अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 3 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है H1B वीज़ा कंट्रोवर्सी के ऊपर। मैं आपको समझाऊंगा क्या है H1B वीज़ा का बैकग्राउंड, फिर मैं आपको बताऊंगा इंडिया से क्या कनेक्शन है इसका, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होते हैं, NRI क्या होते हैं, OCI क्या होते हैं, इन सब में डिफरेंसेस आपको समझाऊंगा। फिर मैं कंपेयर करूंगा कि जो H1B वीज़ा से सिटीज़न बनते हैं क्या उनके पास क्या क्या राइट्स होते हैं यूएसए में। सारी चीज़ें आपसे इस आर्टिकल में डिस्कस करूंगा। सेकेंड आर्टिकल बात करता है जो रियल मनी गेमिंग ऐप्स हैं उस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, तो इस आर्टिकल में डिस्कस करूंगा क्या इसका मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है और कौन कौन सी रिकमेंडेशंस हैं जो हमें और ज़्यादा लेनी होगी और क्या क्या इम्प्रूवमेंट और हो सकते हैं इस पूरे ऑनलाइन गेमिंग का जो एक सेटअप बना हुआ है इंडिया में। ठीक है, फिर थर्ड आर्टिकल बात करता है जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जिसे हम लोग कहते हैं, इनकेस इनको अब कहा जा रहा है कि सेंसस में इनको भी इंक्लूड किया जाएगा, इनका प्रॉपर सिचुएशन, इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की एक प्रॉपर लिस्ट बनाई जाएगी। लेकिन अब पॉइंट ये है कि आर्टिकल बात किस पे कर रहा है, पीवीटीजीज के ऊपर। तो मैं आपको समझाऊंगा पीवीटीजीज क्या होते हैं। रिसेंटली 2 से 3 आर्टिकल, इवन दो इस महीने में कई बार पीवीटीजीज के ऊपर डिस्कशन हुआ है, तो आप ये मत सोचिए सर एक बार तो हो गया क्या दोबारा करना पड़ेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको डेली कोई नया न्यूज़ नहीं पकड़ना है। आप अगर न्यूज़पेपर देखोगे 30 पन्ने का, तो उसमें एक हेड न्यूज़ होगी, 2 से 3 ही हेड न्यूज़ होगी जो घुमा फिरा के कंटिन्यूसली पूरे वीक चलती है। अब जैसे करेंटली क्या चल रहा है, टैरिफ वॉर। आप कुछ मत करो, मेरा कहा मत मानो, आप एक बार जाकर के पेपर खोलो। ठीक है, आप सिर्फ एक हफ्ते का पेपर उठाओ, उसमें देखो ये चीज़ आपको कॉमन दिखेगी। एक तो टैरिफ दिखेगा, या तो आपको फ्लड वाला दिखेगा। थर्ड चीज़ आपको क्या दिखेगी, बिहार पोल के ऊपर दिखेगा। फिर आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चीज़ें दिखेंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं, चीज़ें दिखाती हैं न्यूज़पेपर वालों के पास भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ेस नहीं होती हैं। वो लोग एक ही न्यूज़ को अलग अलग एडिटर से बनवा बनवा के डालते रहते हैं। अब आपको ये तो नहीं करना कि हाँ यहाँ पे इस इंसान का मर्डर हो गया या वो, ये सब चीज़ें रेलेवेंट नहीं है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। सो डो नॉट थिंक कि आपको डेली नया कुछ पढ़ना है। अगर आप एक ही चीज़ पूरे मंथ रिवाइज हो रही है तो उसको पूरे मंथ रिवाइज करो, क्योंकि वही चीज़ है जो आपसे यूपीएससी में पूछी जाएगी। तो जो हेड टॉपिक्स चल रहे होते हैं उन्हीं से कनेक्टेड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन यूपीएससी में जनरली पूछी जाती है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में आपको मैं पूरा पीवीटीज के ऊपर दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। कल भी मैंने पीवीटीजीज के ऊपर समझाया था, आप टेलीग्राम पे जा करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए कल का, तो आपको दिख जाएगा क्या क्या पीवीटीजीज के ऊपर है। साथ ही साथ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ले रखे हैं, मैं दिखाऊंगा कैसे प्रैक्टिस आपको करना है। एक्चुअली में स्टेटमेंट रीजन वाले सवाल भी ले रखे हैं, उससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में कैसे आपको समझनी है चीज़ें। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने पहले आर्टिकल पे। पहला आर्टिकल बात करता है H1B वीज़ा प्रोग्राम के ऊपर। पहली बात तो ये यूएसए ने इमिग्रेशन एक्ट 1990 के द्वारा जो यूएस एम्प्लॉयज़ थे, या यूएस एम्प्लॉयर की बात हो रही है, एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर, जो मालिक होते हैं जो जॉब देते हैं उनको एम्प्लॉयर कहते हैं। तो उनको कहा गया कि भैया आप लोग, जब यूएसए में टैलेंट का शॉर्टेज होगा, जब आपको किसी स्किल की रिक्वायरमेंट है वो यूएसए में नहीं है, तब आप जो हाईली स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स हैं उनको हायर कर सकते हो, और जब हायर करोगे तो उन्हें H1B वीज़ा मिलेगा। इससे इम्पैक्ट ये हुआ, जो बड़ी बड़ी टेक फर्म्स थी, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, गूगल, उन सब में बहुत बड़े लेवल पे क्या हुआ, बाहर से वर्कफोर्स आई यूएसए में, मतलब इंडिया से आई और अलग अलग कंट्रीज से आई। मेन पर्पस क्या था, इनोवेशन बूस्ट हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, R&D बढ़े, और जो स्किल गैप है वो कम हो सके। अब इसका इम्पैक्ट ये हुआ, करंट सिचुएशन ये हो रखी है कि 70% से ज़्यादा अप्रूवल्स जो हैं वो इंडियन नेशनल्स के हैं। चाइना के देखा जाए केवल 12 से 13% है। तो ये वहाँ की जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है उसको नहीं पसंद आ रहा। वो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब जो बाहर के नेशनल्स आ रहे हैं उससे जो यूएसए का यूथ है उसे जॉब नहीं मिल पा रही, क्योंकि ये चीप लेबर फोर्स होते हैं, बहुत सस्ते में आ जाते हैं। और यूएसए में अगर किसी लेबर को काम करना है, वो यूएस नेशनल है, तो उसको एक पर्टिकुलर वेज देनी पड़ेगी। और यहाँ पे सिचुएशन ये है, ये लोग बाहर से हायर करते जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट होने का खतरा है। तो ये लोग अलग अलग क्लेम करते हैं जनरली। ठीक है, यूएसए का ये कहना है। अब अगर एक मीडियन सैलरी बात की जाए किसी एक H1B वर्कर की, तो अप्रॉक्सीमेटली $1,08,000 है। ठीक है, आप खुद सोचिए, इसको इंटू 85 करोगे तो आपको आसानी समझ में आएगा, दिस इज इन लैक्स एंड लैक्स।
तो ये चीज़ शो करती है कि बड़े अमाउंट, बड़ी एक बोलते हैं ना हेल्दी सैलरी मिलती है किसी कोई इंडियन नेशनल अगर जा रहा है यूएसए में काम करने के लिए। इस वजह से लोग ज़्यादा लुक्रेटिव ऑफर्स की तरफ जाते हैं, उन्हें लगता है भैया H1B वीज़ा। इसीलिए आप नोटिस करोगे लोग इतना ज़्यादा क्यों H1B वीज़ा के ऊपर भागते हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है भैया बहुत अच्छी खासी सैलरी उन्हें मिलेगी। अब किसी को अगर ये H1B वीज़ा मिला है तो 6 साल तक उसे ये मिलेगा, लेटर वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है इसका इम्पैक्ट क्या होता है यूएसए पे। तो पहली बात तो अगर देखा जाए तो यूएसए पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये करता है, जो यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको स्पेशलाइज टैलेंट मिल जाता है ग्लोबली। स्किल्ड जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो वहाँ पे इनोवेशन स्टार्टअप में बहुत मदद करते हैं। इवन तो इलॉन मस्क ने भी ये बात बोली कि भैया जो H1B वीज़ा प्रोग्राम है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है या इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैलेंट की बड़ी शॉर्टेज है यूएसए में। ये इलॉन मस्क का कहना है, ठीक है। तो ये इसके क्या है इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। अब अगर हम बात करें कि इसका इंडिया के साथ क्या कनेक्शन है, तो आप देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं NRI, PIO, OCI, ठीक है। अब NRI का मतलब क्या है, मान लो आप एक इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, आप यूएसए में काम करने गए, आपको H1B वीज़ा मिल जाता है। तो अब क्या होगा जब आप यूएसए में रहना स्टार्ट करोगे, कि आप यूएस के सिटीजन बन गए? आंसर इज नहीं। आप इंडियन सिटीजन हो, यस यू आर इंडियन सिटीजन। तो जब एक सर्टेन पीरियड ऑफ ईयर के लिए आप वहाँ पे रहोगे तो आपको कहा जाएगा NRI, जिसे कहते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियंस। आप इंडियन सिटीजन ही हो, चेंज तो नहीं हुए। तो NRI ऐसे लोग होते हैं जो इंडियन सिटीजन ही होते हैं, उनके पास सब कुछ राइट्स होते हैं, बस फॉर टेम्परेरी पीरियड क्या होता है वो बाहर रह रहे होते हैं, इसलिए उन्हें NRI कहा जाता है, ठीक है। बट होल्ड क्या कर रहे होते हैं, इंडिया की सिटीजनशिप। अब बात करते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये ऐसे लोग होते हैं जिसके पास फॉरेन सिटीजनशिप होती है, ठीक है। बस इंडिया से इनका कनेक्शन किस फॉर्म में होता है, पहले या तो इंडियन सिटीजन रहे होंगे या तो इनके माँ बाप कभी इंडियन सिटीजन रहे होंगे, लेकिन लेटर ऑन इन्होंने फॉरेन सिटीजनशिप ले ली। तो ये लोग क्या कहलाएंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब इनका ओरिजिनेशन कहीं ना कहीं इंडिया से कनेक्टेड है, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं PIO। फिर एक वर्ड आता है OCI। अगर मैं आपसे बोलूँ कि PIO और OCI में कोई भी डिफरेंस नहीं है तो आप इन दोनों को कंबाइन कर दो, क्योंकि पहले गवर्नमेंट को भी काफ़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि भैया PIO क्या है फिर OCI क्या है, बड़ी उनको कंफ्यूजन हो रही थी, ठीक है। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया। तो करंट सिचुएशन ये है, देयर इज नथिंग एज सच कॉल्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब आप पूरे गवर्नमेंट डेटा में सिर्फ OCI देखोगे तो OCI और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दोनों सेम ही है। OCI का क्या मतलब है, वही सेम चीज़, कोई फॉरेन नेशनल अगर होगा और अगर उसका ओरिजिनेशन इंडिया से होगा तो उसे हम लोग ओवरसीज सिटीजन ऑफ जनरली इंडिया कहलाएंगे, ठीक है। कोई इसमें जनरली डिफरेंस नहीं होता क्योंकि इंडियन ओरिजिन के ही होते हैं और इनका सिटीजन जनरली फॉरेन सिटीजनशिप ले लेते हैं, बट इनकी ओरिजिनेशन इंडिया से कनेक्टेड होता है, ठीक है। चलो, और इन्हीं को आप नोटिस करोगे OCI कार्ड होल्डर्स भी कहा जाता है। अगर इन लोगों ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड ले लिया है तो लोग क्या करते हैं, वीज़ा फी एंट्री कर सकते हैं कंसिस्टेंटली लाइफ टाइम और इनको कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएगी। बट हाँ, जो एक इंडियन सिटीजन के पास होगी, जो NRI के पास जो फैसिलिटीज़ या जो पावर्स होगी वो OCI के पास नहीं, क्योंकि OCI क्या है, ये एक फॉरेन सिटीजन है लेकिन इसका ओरिजिनेशन इंडिया से कनेक्टेड है, दैट इज इट, ठीक है। तो PI और OCI को अलग अलग मत देखिएगा आप लोग। अब देखते हैं ग्रीन कार्ड। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन भी हो रही है, डो नॉट वरी, इट इज़ वेरी बिग, क्योंकि गवर्नमेंट को खुद बहुत कंफ्यूजन हुई है इस चीज़ में। गवर्नमेंट को अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 साल इस चीज़ पे इतनी कंफ्यूजन है, फाइनली गवर्नमेंट ने कहा भैया हमसे नहीं हो पाएगा, इसको कंबाइन करो दोनों के साथ। तो गवर्नमेंट एक्ट लेके आई, OCI कार्ड होल्डर, उसी से अब सब कंबाइन हो गया। अब हुआ क्या कि जैसे आप देखते हो सुंदर पिचाई, सत्यानारायण, तो इन लोगों ने क्या किया मैं आपको समझाता हूँ। ये लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अब हो चुके हैं, मतलब ये इनके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। तो लोग कैसे किए, तो मान लेते पिचाई की बात करें तो पहले इन्होंने H1B वीज़ा लिया, लेने के बाद 6 साल, मैंने कहा ना 6 साल तक होता है, 6 साल बाद क्या हुआ, इन्होंने ग्रीन कार्ड ले लिया। ग्रीन कार्ड मतलब एक परमानेंट रेसिडेंट कार्ड होता है कि आप अब यूएसए में रह सकते हो, आपको वर्क करने का अधिकार है, आप इनडेफिनेटली, कोई टाइम पीरियड नहीं कि इतने समय तक रहना है, बस आपको हर 10 साल पे आपको अपना कार्ड जो है वो रिन्यू कराते रहना है, आप एक परमानेंट एक तरीके से आप रिसाइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब पॉइंट क्या हुआ, पिचाई ने क्या किया, जब इनके पास ग्रीन कार्ड मिला तो 5 साल बाद इन्होंने यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया और फिर ही बिकेम यूएस सिटीजन। तो अभी सिचुएशन ये है, जो सुंदर पिचाई, सत्यानारायण, जितने भी हैं बड़े बड़े टेक जाइंट्स, ये सब अब यूएस सिटीजन है करंटली। ये सिर्फ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे, ये इंडियन सिटीजन अब बिल्कुल भी नहीं है। तो अब होता क्या है, जनरली किसी के पास अगर ग्रीन कार्ड होता है तो 5 साल बाद वो यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर देता है। तो क्वेश्चन उठता है, क्या ये जो यूएस सिटीजन अब बन चुके हैं सुंदर पिचाई, तो क्या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं? आंसर इज नहीं खड़े हो सकते।
जो आपका सिटीजन्स होते हैं यूएसए के, केवल, और सिटीजन से ज़्यादा जो नेचुरलाइज सिटीजन होते हैं यूएसए के, केवल वही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उसके लिए खड़े हो सकते हैं। जिनको ग्रीन कार्ड मिला हुआ है या फिर जो H1B वीज़ा थे फिर लेटर ऑन बन गए यूएस सिटीजन, उनके पास ये हक नहीं है कि वो आके यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े हो सके। केवल वही लोग जो यूएसए में बॉर्न हुए, नेचुरली बॉर्न सिटीजन हैं, केवल उन्हीं के पास ये एलिजिबिलिटी है। ठीक है, ये यूएस सिटीजनशिप में और इंडियन सिटीजनशिप में जनरल डिफरेंस होता है। अगर आप थोड़ा सा एक चीज़ को समझोगे ध्यान से, तो जो जीएस पेपर 2 है वहाँ पे एक चीज़ लिखी है, कंपेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यूएस सिटीजनशिप, जितने भी यूएस सिटीजन है, जरूरी नहीं सबको ये हक होगा कि वो बड़े बड़े ऑफिसेज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में खड़े हो जाएंगे। एक्सेप्शंस डाले गए हैं, लेकिन इंडिया में कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंडिया में ये अगर एक बार आप इंडियन सिटीजन बन गए, तब चाहो तो आप प्रेसिडेंट बन जाओ, चाहो तो आप जो मन में आए वो बन जाओ। जैसे सोनिया गांधी की बात की जाए, अगर सोनिया गांधी चाहे तो प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं, अगर सोनिया गांधी चाहे प्रेसिडेंट बन सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है जैसे यूएस में क्राइटेरिया है। ठीक है, एक बार आप दोबारा रिवाइज कर लो जो चीज़ें मैंने बताई। H1B वीज़ा क्या है? टेम्परेरी स्किल्ड वर्क का वीज़ा है। वीज़ा मतलब क्या होता है? वीज़ा एक टर्म्स है, वाया मतलब आप जाओ रहो फिर आ जाओ, ये ऐसा मतलब होता है। ये जो H1B वीज़ा वाले होते हैं जनरली NRI होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, H1B वीज़ा होल्डर OCI नहीं होते हैं। कब तक? जब तक H1B वीज़ा वाला लोग जाकर के ग्रीन कार्ड से कन्वर्ट ना हो जाए यूएस सिटीजन में, जैसे ये लोग कन्वर्ट हो गए। ठीक है, चलो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, एक बार प्रैक्टिस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। H1B वीजा अलाउज फॉरेन नेशनल टू वर्क टेम्परली इन यूएस इन हाईली स्किल्ड जॉब। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यस। H1B वीजा, H1B होल्डर ऑटोमेटिकली बिकम OCI और PIO। क्या ऐसा है? वही मैंने बताया, H1B वीजा वाले लोग NRI होते हैं, OCI PIO नहीं होते हैं तब तक जब तक वो यूएस सिटीजनशिप ना ले लें। तो दिस इज रॉन्ग। थर्ड क्या कहता है? अ ग्रीन कार्ड ग्रांट्स परमानेंट रेसिडेंसी इन यूएस बट नॉट सिटीजनशिप। राइट, ये भी राइट है। कब तक? जब तक एक बार ग्रीन कार्ड किसी को मिल गया, 5 से 6 साल बाद वो क्या करते हैं? यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं। फिर एक नेचुरलाइज यूएस सिटीजन वाई ग्रीन कार्ड कैन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। क्या ये सही है? मैंने आपको अभी समझाया कि भैया जो आपके नेचुरलाइज सिटीजन हैं वाया ग्रीन कार्ड, क्या वो लोग बन सकते हैं? आंसर इज नहीं। नेचुरलाइज सिटीजन हु आर बॉर्न इन यूएसए कैन ओनली बिकम प्रेसिडेंट। तो इसमें 1 and 3 इज द राइट वन। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट और रीजन के ऊपर क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है H1B वीजा प्रोग्राम इज क्रिटिकल फॉर यूएस कंपनीज टू एक्सेस हाईली स्किल्ड लेबर फोर्स या स्किल्ड वर्कर। क्या ये सही है? यस, बिल्कुल सही है। कभी भी अगर स्टेटमेंट और रीजन से कनेक्टेड क्वेश्चन आ रहा है तो आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं। सिंपल क्या करो, जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, और जो रीजन होगा वो एक तरीके से क्या होगा? आंसर होगा ऊपर वाले क्वेश्चन मार्क का। अब लिखा हुआ है कि भाई H1B वीजा प्रोग्राम क्रिटिकल है यूएस कंपनीज के लिए। वाई इट इज क्रिटिकल? क्वेश्चन तो भी होना चाहिए ना, मतलब हाउ इज इट क्रिटिकल। अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं तो अब आंसर उसका नीचे क्या होना चाहिए? बताना चाहिए कि भैया वाई यूएस कंपनीज जो हैं उनके लिए क्रिटिकल है H1B वीजा प्रोग्राम। इसका आंसर नीचे होना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या नीचे वो आंसर लिखा हुआ है। इंडियंस आर द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ H1B वीजा प्रोग्राम अकाउंटिंग ओवर 70% ऑफ अप्रूवल सिंस 2015। ये स्टेटमेंट तो सही है, ये रीजन तो सही लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये रीजन इस स्टेटमेंट का आंसर है? आप खुद सोचो। मैंने कहा कि इसके आगे जब वाई और वॉट लगाओगे तब आपको समझ में आएगा। तो क्या ये जो रीजन है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों यूएस कंपनीज के लिए H1B वीजा रेलेवेंट है? नहीं कर रहा है। तो सिंपल बोल रहा है कि इंडियंस लार्जेस्ट बेनिफिशियरी हैं। तो इसमें बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, लेकिन जो रीजन है वो एक्सप्लेन नहीं करता है इसको। तो बी इज द राइट वन। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग है उस पर बैन लगाया गया गवर्नमेंट ने। तो उसका मेन पूरा पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। ठीक है, जो भी करंट डिस्कशन वो ये हो रहा है कि भैया क्या किस तरीके से इकोनॉमिक, लीगल, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं अगर हमने इसके ऊपर एक बैन लगा दिया है पूरा ऑनलाइन गेमिंग ऐप के ऊपर। तो इसका मेंटल लेवल पे क्या इम्पैक्ट होता है हमें अब वो समझना होगा। तो उसके समझने से पहले एडिक्शन मैकेनिक्स को समझाया जो आर्टिकल में समझाया गया। तो जो रियल मनी गेमिंग होते हैं ये गैम्बलिंग को मिमिक करते हैं। ठीक है, दिमाग में ऐसा फील होता है हम गैम्बलिंग कर रहे हैं। फिर रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। फिर वो ऐसा लूप बना देते हैं कि जो भी खेल रहा होता है इस गेम को उस लूप में फंस जाता है वो। ठीक है, और एकदम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। इंस्टेंट अगर कोई जीतता है तो एकदम डोपामीन
मिलता है, हाँ यार बड़ी मज़ा आ रही है, तो बार बार उस साइकिल में एकदम पूरी तरीके से खो जाता है। उसे लगता है भैया ये ना अब एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमें ना अब यही करना है। जैसे ड्रीम इलेवन हो गया, ये फैंटेसी क्रिकेट हो गया, रमी, ये सब क्या है, ये सब यही चीज़ है। मतलब वो लोग एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देने पे काम करते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ ऑनलाइन बेटिंग रियल मनी गेमिंग। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि जहाँ पे जो प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, वो रियल मनी जीतते हैं जब कभी गेम होता है उसके आउटकम में रियल मनी जीतते हैं। मतलब कंक्लूजन कभी गेम का जो हो तो उसमें उनको पैसा असलियत में मिले, चाहे वो लक बाय चांस हो या फिर कोई भी किसी भी तरीके से हो। मतलब बेसिक लेवल पे ऑनलाइन में कुछ भी काम करो जिसमें गेमिंग इन्वॉल्व हो और जीतने पे आपको पैसा मिले, दैट्स ऑल। अब इसमें वही सेम चीज़ है, गैम्बलिंग होती है, वेरिएबल रिवॉर्ड होता है। क्वेश्चन उठता है किस तरीके से इम्पैक्ट करता है इस इंडिविजुअल को, स्पेशली यूथ की बात की जाए। पहली बात तो एडिक्शन और मेंटल हेल्थ इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। कंपल्सिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। क्या जनरली अगर जो यूथ हैं तो उनके दिमाग में क्या होता है, बहुत स्पीड में उनको काम करना होता है। उनको लगता है नहीं हमें ये तुरंत का तुरंत करना है, ये चीज़ तुरंत मिलनी चाहिए। अगर एक यूथ है उसको आदत पड़ चुकी है कि भैया मुझे ना ऑन स्पॉट तुरंत का तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो वो हर चीज़ में ये कोशिश करेगा कि उसे तुरंत का तुरंत रिजल्ट मिले, क्योंकि उसने गेमिंग में यही कर रहा है ना, वो गेमिंग में तुरंत रिजल्ट मिल रहा है, तो बाकी जहाँ क्या हो रहा है उसे तुरंत चाहिए। लेकिन लाइफ में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, तो उसके कंपल्सिव डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। फिर आपका क्या होता है, वो छुप छुप के गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। तो ये क्या है, ये पहला इम्पैक्ट है। इसको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में एज इट इज़ लिख सकते हैं। फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाए तो जो यूज़र्स होते हैं वो छुप छुप के क्या करते हैं, फैमिली के बैंक अकाउंट को ड्रेन करते हैं, डेट को एक्यूमुलेट करते हैं, क्रेडिट कार्ड को वो करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या ये शो करती हैं कि फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। फिर अगर बात की जाए एकेडमिक्स पे भी इम्पैक्ट करता है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाती। सोशल इम्पैक्ट ये होता है कि वो दोस्तों से दूर हट जाते हैं, उन्हें लगता है ऑनलाइन दुनिया, जो वर्चुअल दुनिया है, इसी में सारे दोस्त एग्जिस्ट करते हैं। फिर साथ ही साथ इवेंचुअली क्या होता है, साइकोलॉजिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर ये धीरे धीरे बोलते हैं ना, अगर अचानक से एक बच्चा गेम खेल रहा है, उसने 1 साल तक गेम खेला, उसकी मोबाइल ले छीन लोगे उसके बाद, तो उससे क्या होगा पता है, उसके बाद ये होगा कि वो तुरंत का तुरंत हट नहीं पाएगा उस चीज़ से, वो बाईपास करेगा। जैसे अभी अगर बच्चों के पास से ऑनलाइन गेमिंग जो खेल रहे हैं जिसमें पैसा मिल रहा है, अभी अचानक से ले लिया जाए और वो बहुत ज़्यादा खेल रहे होंगे, तो पता है क्या, बाईपास करें, कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे कि भैया और कहाँ से हमें वही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिले। तो इससे क्या होगा, और जो डिफरेंट हार्मफुल एक्टिविटीज़ जैसे सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी, फिर डिफरेंट सब्सटेंसेस का यूज़ करेंगे जिससे उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिले। वो लोग ऑनलाइन गेम इसलिए नहीं खेल रहे हैं कि भैया उनको पैसा मिल रहा है, या वो तो एक सेकेंड रीज़न है, बट इन सब के साथ उनको एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, डोपामीन मिल रहा है। दिस इज़ द रीज़न। अगर वो फिर क्या करेंगे, दूसरा सोर्सेस ढूंढेंगे जहाँ से उनको डोपामीन मिल सके। तो ये होता है इम्पैक्ट किस चीज़ का, ऑनलाइन गेमिंग का, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। तो अब क्वेश्चन है कि क्या ये जो प्रपोज बिल है हेल्प करेगा। इसका इमीडिएट बेनिफिट तो यही होगा कि जो माइनर्स हैं उनको एक्सेस कम होगा, फाइनेंस प्रोटेक्ट होगा। फिर जो हाउस होल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कहीं ना कहीं कम होगा। फिर जो एडिक्टिव बिहेवियर है, जो बच्चे अभी तक गेमिंग में एंटर ही नहीं हुए हैं, तो उनका बिहेवियर थोड़ा सा मॉनिटर होगा, ठीक है। अगर हम बात की जाए इसके वे फॉरवर्ड की, तो करेंटली केवल बैन करने से कुछ नहीं होगा। जो बच्चे ऑलरेडी खेल रहे थे उसको एक बार स्कूल में स्क्रीनिंग होनी चाहिए उनकी, कि भैया आप खेल रहे थे तो अब उनको दूसरी जहाँ पे मॉनिटर किया जाए, उनको दूसरे एक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया, जैसे गेमिंग आपका क्या हो गया, स्पोर्ट्स में उनको पार्टिसिपेट करवाया जाए, कि उनको ये दिक्कतें ना हो कि अब वो बाईपास करके कहीं दूसरी जहाँ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढें। तो मेंटल हेल्थ को इंटीग्रेट करना होगा स्कूल में। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा स्टार्ट ही कर रहा है गेम खेलना, तो उसको अर्ली डिटेक्ट स्कूल में किया जा सके अच्छे से। चाइल्ड फ्रेंडली काउंसलिंग सर्विसेज होनी चाहिए, ये सब रिकमेंडेशंस बता रहा हूँ जो आप लिख सकते हो। अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए। इन्वायरमेंट ऐसा होनी चाहिए जिससे हेल्दी डिजिटल हैबिट्स हो, ठीक है, जिसमें आपको जो लेजर मिलता है या फिर जो बोलते हैं ना अच्छा फील होता है इंसान को जब कभी सोशल मीडिया पे कुछ कर रहा होता है या फिर जनरली वो गेमिंग खेल रहा होता है, तो उसके और स्टडी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ बनानी होंगी जिससे लोग, अगर कोई बच्चा है छोटा तो वो अगर बाईपास कर रहा है किसी गेम को, तो उसकी ऑल्टरनेटिव चीज़ कहीं ना कहीं हेल्दी हो, उसके मेंटल हेल्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ना करें। फिर देखा जाए रिसर्च एंड पॉलिसी मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है। करंट जो गेमिंग ट्रेंड है वो देखना होगा, मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट क्या होगा इस पॉलिसी का वो देखना होगा। साथ ही साथ ये जो पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने, इसकी इफेक्टिवनेस भी देखनी होगी कि क्या इसका इफेक्ट हुआ है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट यू नीड टू नो अबाउट दिस होल गेमिंग बैन विच हैज़ बीन डन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया, इसको आप एज इट इज़ अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पीवीटीजीज के ऊपर।
तो पीवीटीजीज किसके अंडर में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में आते हैं। तो अब इसमें हुआ क्या है, पीवीटीजीज को कहा गया भैया अब जो है सेपरेटली जो अपकमिंग सेंसस होगा उसमें पीवीटीज को बिल्कुल सेपरेट तरीके से काउंट किया जाएगा। हाउस होल्ड काउंट होंगे, इंडिविजुअल काउंट होंगे, उनकी सोशल कल्चरल डायनामिक्स, उनके इकोनॉमिक फीचर्स, उनकी डेमोग्राफिक, मेल फीमेल बच्चे कितने, वो अलग एक कैटेगरी बनाई जाएगी पीवीटीजीज की। तो ये पहली बात, तो पीवीटीजीज किसके अंडर में आता है? ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। पीवीटीजीज क्या होते हैं? मोस्ट मार्जिनलाइज ट्राइबल ग्रुप होते हैं इंडिया में। जैसे आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स से भी जो निम्न वर्ग होता है उसकी सब कैटेगरी होती है। अगर आपसे पूछा पीवीटीजीज क्या है तो आप बोलो भैया पीवीटीजीज एसटी के सब ग्रुप हैं वो, ठीक है। ये लोग क्या होते हैं? देभर कमीशन 1961 में आइडेंटिफाई किए गए थे और फिर फाइनली इनको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के नाम से 1973 में वो किया गया था, जिसको पीवीटीजीज फाइनली 2006 में पूरी तरीके से बना दिया गया था, ठीक है। अगर क्राइटेरिया देखी जाए तो क्राइटेरिया पीवीटीजीज में डालने की पहली ये होती है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ क्या हो, प्री एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ अगर कोई ट्राइबल ग्रुप कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं पीवीटीजीज में डाला जा सकता है। लिटरेसी लो हो, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही हो, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो, ये सारे रीजंस हैं जिसके अकॉर्डिंग पीवीटीजीज को काउंट किया जा सकता है। अगर करंट स्टेटस की बात करें 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग टोटल 40 पीवीटीजीज थे, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स थे, ठीक है, जिनको शेड्यूल ट्राइब के अंदर काउंट किया गया था। बट करंट सिचुएशन क्या है? 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं। कहाँ, कितने स्टेट्स में फैले हैं? 18 स्टेट और 1 यूटी में फैले हुए हैं, ठीक। अब क्या होगा? जो सेपरेटली एन्यूमरेट होगा, मतलब अब जो सेंसस होगा अगर उसमें जो पीवीटीजीज हैं उनको सेपरेटली काउंट किया जाएगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट ये होगा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जैसे जनमन पॉलिसी है वो टारगेटेड पॉलिसीज़ बनाई जा पाएंगी। क्योंकि सेंसस का मेन इम्पैक्ट क्या होता है कि कभी भी अगर बोलते हैं ना एक लोगों की लिस्ट होगी तो हमें पता चलेगा कि किसके लिए कौन सी पॉलिसी बनानी है। तो अगर एक पीवीटीजीज की कंप्लीट डिफरेंट लिस्ट होगी तो उससे आइडिया लग पाएगा कि इन पीवीटीजीज के लिए हमें कैसे पॉलिसीज बनानी है। अभी तक क्या था, सब एसटी में इंक्लूडेड हो रखे थे तो पॉलिसी ओवरलैप हो रही थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो ये होगा। फिर सोशियोलॉजिकल मैपिंग करने में मदद होगी, हेल्थ, लिटरेसी, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इन सब में काफ़ी मदद मिलेगी अगर एक सेपरेट कैटेगरी बनाई जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भैया पीवीटीजीज है क्या। उससे पहले ये भी एक बार समझ लो कि क्या ज़रूरत है अपडेटेड क्राइटेरिया की। पहली चीज़ तो ये है कि अभी करंटली जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं उसमें मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताई, वो क्या है कि भैया प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। लेकिन करंट सिचुएशन ये है कि जो पीवीटीजीज होते हैं उन्होंने धीरे धीरे मॉडर्न टेक को भी अपना लिया गया है, उन्होंने अपनाया है। तो अगर एक सेपरेट कैटेगरी बनाई जाएगी देयर आर चांसेस कि वो जो पीवीटीजीज हैं वो एक्सक्लूड हों। तो अभी रिक्वायरमेंट ये है कि इस डेफिनेशन को रीडिफाइन किया जाए। प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? अगर प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि भैया केवल और केवल बोलते हैं ना जितनी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ थी, जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे एग्रीकल्चर करने के, वही केवल प्री एग्रीकल्चर टेक में आएंगे तो कहीं ना कहीं तो काफ़ी पीवीटीजीज अलग भी हो जाएंगे। तो ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया बनाई जाए जिससे ये पता किया जा सके कि कौन सी कम्युनिटीज़ एक्चुअली में पीवीटीजीज होंगी, ठीक है। चलो, पीवीटीज का वही सेम मतलब आपको मैंने बता दिया। गवर्नमेंट 1975 में देवर कमीशन रिकमेंडेशंस पे आया था, ठीक है। बेसिक लेवल ये सारी चीज़ें हैं, ऑलरेडी मैंने समझा दिया। पिछले 3 से 4 आर्टिकल मैंने कंटिन्यूसली यही सेम स्लाइड आपको दिखाई है ताकि आपके दिमाग में वो मसल मेमोरी डेवलप हो जाए। डू नॉट वरी कि मैं बार बार दिखा रहा हूँ, आप बार बार दिखा रहा हूँ, बार बार पढ़ो आप उसको, ठीक है। आपको इसका इम्पैक्ट एग्जाम में दिखेगा। अगर एक बार एग्जाम में आ गया तो देभर जैसे समझोगे तो हाँ सर ने देभर कहा था पीवीटी चीज़ से कनेक्टेड, ठीक है। चलो, 75 है, 18 स्टेट्स, 1 यूनियन टेरिटरी में है, लार्जेस्ट ओडिशा में है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स देखते हैं। पीएम जनमन स्कीम पीवीटीजीज के लिए बनाई गई थी, ध्यान रखिए, पीएम जनमन स्कीम पीवीटीजीज के लिए बनाई गई थी। अगर आपको पीएम जनमन स्कीम के बारे में बताऊं, 23 में लॉन्च हुई थी, ट्राइबल मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी। ऑब्जेक्टिव ये था कि भैया बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं पीवीटीजीज की, कौन कौन सी, हाउसिंग, ड्रिंकिंग, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड, ये सब की सब बेसिक फैसिलिटीज़ उनको मिल सके, साथ ही साथ उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ये ना हो कि बस एक एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, हेल्थ वाइज डेवलपमेंट हो, लिटरेसी लेवल पे डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक लेवल पे डेवलपमेंट हो। इसी को हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं, जिसके लिए पॉलिसीज बनाई गई थी बेसिकली। अगर इसके फीचर देखा जाए तो टोटल 22 लाख पीवीटीजीज पॉपुलेशन को कवर करती है और ये पॉपुलेशन कहाँ पे है? 18 स्टेट, 1 यूटी में है, ठीक है। चलो, अब देखो सीडीएस 2 2019 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट पीएम जनमन स्कीम। आसानी से बता सकते हो कि इट इज अ स्कीम फॉर बेनिफिटिंग एवरी मेंबर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ द
गवर्नमेंट स्कीम्स। अब खुद सोच के देखो क्या ये सही है या गलत है। एक बार आप दोबारा अगर चारों चीज़ को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस थर्ड वन इज द राइट, क्योंकि पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज स्कीम ऑफ गवर्नमेंट टू इम्पोर्ट इलेक्टोरल लिटरेसी टू वोटर। खुद सोच के देखो क्या इलेक्टोरल वोटर के ऊपर, अभी तो पता है पीएम जन्म स्कीम्स के लिए, ये पीवीटीजीस के लिए, ट्राइबल ग्रुप्स के लिए बनाई गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का है, एग्जैक्टली पूछा गया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट क्या है, 18 स्टेट्स और 1 यूटी में है, बिल्कुल। स्टैग्नेंट पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया है, बिल्कुल। देयर आर 95 पीवीटीजीज, नहीं अभी मैंने आपको बताया 75 है। इरुला एंड कोडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ पीवीटीजीज, ये भी सही है। अगर आप नोटिस करोगे आई थिंक 2 से 3 दिन पहले मैंने पूरी लिस्ट दे रखी थी, पूरे 75 पीवीटीजीज विद मैप। आप जाके टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ क्या लिस्ट में नाम है, तो वहाँ देखोगे ये दोनों के दोनों भी इंक्लूडेड हैं। सो आपका जो सही है वो है 1, 2 एंड 4 इज द राइट वन। अब जब पीवीटीजीज के ऊपर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं बात हो रही है ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर। ट्राइबल ग्रुप से बात हो रही है मतलब बात हो रही है फॉरेस्ट के ऊपर, तो फॉरेस्ट से कनेक्टेड भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पूछा जा रहा है भैया जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट है उसमें कौन सी मिनिस्ट्री उसको हैंडल करती है। बात आ रही है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो आपको बाय डिफॉल्ट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स पे जाना है। 2019 में अगर ये क्वेश्चन आया कि भैया आप इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में फॉरेस्ट ड्वेलर हैव द राइट टू फेल बैम्बूज ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरियाज, हमेशा ध्यान रखिए कभी भी अगर ये कहा जा रहा है किसी एक्ट के रिगार्ड में, स्टेटमेंट अगर यूपीएससी में दिया हुआ है जहां पे लिखा हुआ है कि भैया इस इंसान के पास अधिकार है इस चीज़ को तोड़ने का फोड़ने का, तो हमेशा यूपीएससी ऐसे ही गलत करती है। आपको साउंड कैसा कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो ड्वेलर्स हैं फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइब्स हैं ये लोग बैम्बू ट्रीज को गिरा सकती हैं, तोड़ सकती हैं, मतलब ये गवर्नमेंट क्यों बोलेगी, है कि नहीं, तो ये चीज़ गलत है। एज पर एसटी एक्ट दिस 2006 बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये एक बहुत ही बेसिक अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। देखिए आपको ये नहीं देखना है कि भैया मैं 10 किताब पढ़ूंगा 10 किताब से क्या क्वेश्चन आएगा, ट्रस्ट मी कभी भी बुक से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है, क्वेश्चन आपकी बेसिक कॉमन सेंस पे पूछा जा रहा है, आप कितने अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हो वो चीज़ ज़्यादा रिलेवेंट है कंपेयर टू आप 10 किताब 10 कोचिंग से पढ़ोगे। क्योंकि आपने अगर एक बार पैटर्न समझ लिया स्टेटमेंट लिखने का, कैसे यूपीएससी जो एग्जामिनर है क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है, तो आपका आधा बेनिफिट यहीं पे हो जाएगा। फिर कहता है द एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006 अलाउ ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ओनरशिप अलाउज, ऐसा तो नहीं कह रहे कि भैया ये तोड़ देंगे फोड़ देंगे या काट देंगे, नहीं, बेसिक कह रहे हैं ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो ये सही है आपका। तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हो 2 and 3 इज द राइट वन। 22 में क्वेश्चन क्या आया था, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को 5th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। इंपैक्ट पहला तो क्या बोला जा रहा है, दिस वुड प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल, हाँ ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन बाकी 4 पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि दिस वुड क्रिएट अ लोकल गवर्निंग सेल्फ बॉडी इन दैट एरिया, दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी, ये तो गलत है पूरी तरीके से, एलिमिनेट कर दो। फिर कहता है स्टेट हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर्ड अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, नहीं ऐसा कहीं भी नहीं है। तो अब ए और बी में आपको कन्फ्यूजन होगी, तो ए बी को दोबारा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया जो आपका 5th शेड्यूल में डालने का कारण होता है किसी एरिया को किसी कम्युनिटी को, उसका ये होता है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं वो नॉन ट्राइबल लोगों को ना जाए, बेसिक लेवल पे ये होता है। ठीक है, बी पढ़ो करोगे दिस वुड क्रिएट अ सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया, मतलब ऐसी बॉडी बन जाएगी, अलग गवर्नमेंट बन जाएगी क्या वहाँ पे, लोकल गवर्नमेंट थोड़ी बनने जा रही है वहाँ पे। तो ये बेसिक लेवल पे आपको समझ में आएगा कि ए इज़ द राइट वन। चलो आई होप आपको इस पूरे वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।